एवरीवन। आई होप इस लॉकडाउन के टाइम में आप सभी अपने घर पर सेफ हैं और जब तक या ज़रूरी काम ना हो तब तक आप प्लीज़ बाहर मत निकलिए, ठीक है। सो हमने अभी तक स्टैट्स में कौन कौन से टॉपिक्स कर दिए हैं। मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन हमारा हो चुका है, इसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड इन सबको कंप्लीट किया है। बेसिस ऑफ डिस्पर्जन में भी हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके कॉफिशिएंट को कंप्लीट कर दिया है। द नेक्स्ट थिंग यानी कि जो हमारे डिस्पर्जन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है, दैट इज योर लॉरेंज कर्व। क्या होता है ये लॉरेंज कर्व? लॉरेंज कर्व ये हमारी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को शो करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफ से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। द मेन थिंग, हाउ टू फॉर्म द ग्राफ, यानी कि हमें उस ग्राफ को कैसे फ्रेम करना है। सो हमें ग्राफ को फ्रेम करना है क्यूमुलेटिव यानी कि एग्रीगेट्स को निकाल के, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज x गिवन है, y गिवन है, उन सब का हमें एग्रीगेट निकालना होता है और हर ऑब्जर्वेशन को और हर डाटा को हमें उन सब के परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। ये तो मैं आपको करके दिखा दूंगी, बताऊंगी, पर हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन सी यानी कि डेविएशंस जो हैं, यानी कि कौन कौन सी जो रेंज है, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व को हम कब कब और कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? सो हम वन बाय वन इन सब के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया लॉरेंज कर्व के लिए, ठीक है। लॉरेंज कर्व हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लॉरेंज कर्व इज व्हाट, ये मेजर करता है क्या? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। इनकम और वेल्थ की हमारे इनइक्वालिटीज को मेजर करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये चीजें हमारी यानी कि इसमें और क्या क्या पार्ट इंक्लूड होता है कि जैसे कि हमें वेजेस क्या है, हमारे इनकम है, इनकम को ये हम इसे डिस्पर्जन मेथड से यानी कि उनके डेविएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लॉरेंज कर्व, ठीक है। प्रॉफिट को ये इजीली हम इसमें लॉरेंज कर्व के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द लॉरेंज कर्व, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। और जिन पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, रेंज, रेंज क्या है? रेंज यानी कि दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच का क्या है? डिफरेंस है। और ये हम इन्हें यूज कहाँ करते हैं? द मेन थिंग ना कि हम स्टैटिस्टिक्स को यानी कि इस स्टेज में हमारे रियल लाइफ में, हमारे इकोनॉमिक्स में यानी कि कहाँ इनको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें हमारा यूटिलाइज होगा? यानी कि हमारे लिए वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, वेदर को क्या करना? फोरकास्ट करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना। ये हमारा रेंज में यूज होता है। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे यूज होगा? लेट अस थिंक, ठीक है, सोचो, दिमाग लगाओ कि ये किस टाइप से हमारा यूज होगा। ऐसे हमारे लिए क्या है? वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या हो गया? यानी कि हमारे लिए एक्सट्रीम वैल्यूज है, यानी कि वेदर, ठीक है। वेदर में हम क्या निकालते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि ये आज का मिनिमम टेम्परेचर और ये आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये तो इसलिए हम इसे रेंज निकालते हैं। क्लियर? ठीक है। एंड देन क्वालिटी कंट्रोल में भी यानी कि हमारे लिए क्या होता है कि ये सबसे क्या है? बेस्ट चीज है और ये सबसे वर्स्ट चीज है। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल में भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रेंज कैलकुलेट करेंगे। एंड वेदर फोरकास्टिंग में भी। तो मैंने आपको लॉरेंज कर्व में बताया, हम लॉरेंज कर्व में क्या ही निकालते हैं, यानी कि लॉरेंज कर्व में हम इनकम हो गया यानी कि हमारे वेल्थ हो गई, एग्जाम्पल में प्रॉफिट और वेजेस के बीच के इनइक्वालिटीज को, ठीक है। फिर हमने क्या? रेंज, रेंज में हमने क्या निकाला? दैट इज अ वेदर फोरकास्टिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल। एंड देन द थर्ड बहुत इजी है, यानी क्वार्टाइल डेविएशन। क्या होता है ये क्वार्टाइल डेविएशन? यानी कि ये हमारा कौन सी वैल्यूज को, ऑब्वियसली क्वार्टाइल डेविएशन हमारा जो है वो रेंज से बेटर मेजर है। रेंज तो हमारे लिए यानी कि स्टार्टिंग में बिल्कुल जब डिस्पर्जन का फॉर्मूला आए थे वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा रेंज से बेटर कैलकुलेशन करता है और ये ऑलमोस्ट 50% डाटा यानी अ पार्ट ऑफ सीरीज को कवर करता है। और क्वार्टाइल डेविएशन सूट नहीं करता एक्सट्रीम और यानी कि
हाई और लो यानी कि दो एक्सट्रीम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है किसके लिए यूज होगा, ये हमारा यूज होता है ओपन एंड क्लासेस के लिए। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वन इज अवर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन भी हमारा क्वार्टाइल डेविएशन से ही निकला है। जिस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन पार्ट ऑफ सीरीज को कवर करता है, एंटायर डाटा को कवर नहीं करता, सो मीन डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन से बेस्ट है। ये हमारा एंटायर यानी कि ऑब्जर्वेशन को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इसमें लिमिटेशंस आई कि इसने नेगेटिव वैल्यूज को यानी कि नेगेटिव डाटा को कवर नहीं किया। क्लियर, ठीक है। और फिर हम इनको मतलब यूटिलाइजेशन हम कहाँ करेंगे, मीन डेविएशन को हम यूटिलाइज करते हैं अपने इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। बहुत जगह हम इसको यूटिलाइज करते हैं जहाँ पे कि हमें सोशल कंडीशंस में निकालना है, ठीक है। एंड देन द बेस्ट मेजर इज व्हाट ओवर द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बेस्ट है और हर टाइप के डाटा में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आज लॉरेंज कर्व बताने जा रही हूँ। तो मैंने आपको लॉरेंज कर्व अभी तक शॉर्ट में बताया है क्या, कि ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या यानी कि शो करने के लिए इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम एंड वेल्थ को शो करने के लिए। आइए अब मैं आपको इसे करके बताती हूँ। हमने आज का टॉपिक लिया है लॉरेंज कर्व और ये हमारा डिस्पर्जन का लास्ट टॉपिक है। लॉरेंज कर्व क्या है? लॉरेंज कर्व हमारे लिए एक ग्राफिकल मेथड है, यानी लॉरेंज कर्व इज अ वर्ड, दिस इज अ ग्राफिक मेथड, ठीक है। हमें ध्यान रखना है ग्राफिक मेथड है, इसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है बच्चों। दिस इज अ ग्राफिक मेथड ऑफ मेजरिंग डेविएशंस। किसे? क्योंकि हमें डिस्पर्जन में हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। डेविएशंस को मेजर करता है, ग्राफिक मेथड है। किससे करता है? फ्रॉम एवरेजेस, ठीक है, एवरेजेस से। अब बताइए एवरेजेस क्या होंगे इस केस में? इस केस में हमारे एवरेजेस हैं हमारी यानी क्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें उनका क्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि कंप्लीट एग्रीगेट वैल्यू निकालना है। हमें क्यूमुलेटेड वैल्यूज निकाल के उनके डेविएशंस को करना है, ठीक है। ये जो इसका जो कर्व है इटसेल्फ ये डिवाइस किया गया था लॉरेंज, डॉक्टर लॉरेंज के द्वारा ही। अब ये जो कर्व है उन्हीं के नाम पे ही रख दिया गया, तो इसीलिए इनको बोलते हैं लॉरेंज कर्व, ठीक है। तो ये क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर मेजरिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, किस लिए किया जाएगा? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इनइक्वालिटीज, यानी इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए। किस में? ध्यान रखना इनइक्वालिटी, क्योंकि डिफरेंस हमारे लिए मेन होता है, तो ये इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारी इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा। और हम एक्चुअल में इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं? लॉरेंज कर्व कैन बी यूज फॉर द स्टडी ऑफ, यानी कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, किसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया इनकम एंड वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और यहाँ पे आपको इनकम भी देती हूँ एंड इनकम, क्लियर। हम इसे यूज करते हैं किस लिए? फॉर द स्टडी ऑफ, यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेजेस एक्सेट्रा, क्लियर। अब देखिए आप कहेंगे कि कैसे, क्योंकि देखिए इनकम हमारे किससे आएगी? इनकम का हमारा लिंक है किससे? वेजेस से, हमारी सैलरी से। वेल्थ यानी कि हमारी किससे आएगी? प्रॉफिट से। तो ये यूज किया जाएगा हमारा प्रॉफिट और वेजेस को निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो है, क्योंकि ये जो कर्व है बिना आपको किसी भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि हमें किस तरीके से
लॉरेंज कर्व को प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें से आपको थ्योरी आती है, आप थ्योरी में एक छोटा सा क्वेश्चन भी फ्रेम करके लिख सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं कि ये कैसे न्यूमेरिकल है आपने यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट न्यूमेरिकल ले लिया कि इसकी हेल्प से हम इस तरीके से लॉरेंज कर्व को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन या जो कोई भी टेक्निक्स हैं वो पहले आपको बताऊंगी, टेक्निक्स के बाद हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज कंस्ट्रक्ट करना है हमें। सो कंस्ट्रक्ट ए लॉरेंज कर्व, यानी कि हमें लॉरेंज कर्व कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम द डाटा, ठीक है, डाटा से हमें लॉरेंज कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। डाटा जो है किन से करता है, रिलेटिंग टू द इनकम ऑफ द वर्कर्स, वर्कर की इनकम से, रिलेटिंग टू द इनकम ऑफ वर्कर्स इन 2 फैक्ट्रीज, 2 फैक्ट्रीज में वर्कर की इनकम से रिलेट किया हुआ है। हम डाटा को लिख देते हैं। सो दिस विल बी द इनकम, जैसे इनकम है हमारी, लिख दिया मैंने, दैट इज बिलो 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, देन 300 से 400। दिस इज ऑफ आवर फैक्ट्री ए, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ये हमारी वर्कर्स की इनकम दी गई हैं, यानी 50 से जो कम में जो वर्कर्स की हैं कितने हैं, 600, 425, 360 एंड देन 150, 65। क्योंकि हमारा लॉरेंज कर्व है, ग्राफ में है, तो यानी कि हम उस कर्व को इसी से क्या, यानी कि 1 या 2 डाटा को इजीली कंपैरिजन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व का बेनिफिट एक हमारा ये भी है, इसका मेरिट ये भी है कि ये कंपैरेटिव स्टडी में, यानी कि 2 चीज़ों को कंपेयर करने में भी कौन सा अच्छा है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी कंपेयर करने में इसको हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ 480, 220 एंड 150। तो स्टेप बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए, हमें सभी का, सिर्फ हमें एक ही का ही नहीं, हमें सभी का इनमें से क्या निकालना पड़ेगा, हमें सभी का टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो हम चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको बता देती हूँ। सो दिस इज़, यानी कि हमें यहाँ क्या लेना है, इनकम। तो इनकम है हमारे, जिस तरीके से हमें ये मिडल वैल्यूज़ में डाटा गिवन है, सो हम यहाँ इनकम, ठीक है, मिड वैल्यूज़ डाटा लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा है यहाँ पे, हमने देखा है कि ये 50 से 100 है, 100 से देन 200 है, तो बिलो 50 है, तो मैंने इसे क्या ले लिया है, 0 से लेके 50। तो हमें यहाँ पे मैंने x लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, और इंटरवल से ही मेरा x बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ x लिया। x मेरे लिए क्या है, मेरी मिड वैल्यूज़ है। सो 0 + 50 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया, 25। सो मैंने अपना x कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, 150, 250 देन 350। नेक्स्ट में देखिएगा हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव टोटल करना है। क्यूमुलेटिव टोटल का मतलब कि जैसे हमने CF में निकालते हैं ना, कि फर्स्ट वाला पार्ट है जो मेरा वो सेम रहेगा, देन इन्हें ऐड कर दो 100 एंड देन 250, दिस इज अवर 500 एंड दिस इज अवर 850। नेक्स्ट मुझे करना है इसी क्यूमुलेटिव का परसेंटेज निकालना है, क्योंकि इसी को ही मैं ग्राफ में यूज़ करूँगी, तो मुझे क्या निकालना है, इसी का परसेंटेज निकालना है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज। सो दिस इज, अब आपको ये परसेंटेज कैसे निकालनी है, सी कि हमें ये परसेंटेज किस तरीके से निकालनी है, हमें परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकालना है, हमें इसे जो ये लास्ट में है इसे मान लूँगी मैं क्या, 100%। सो इसे 100% एज्यूम करके बाकी सभी का मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो इसे कैसे निकालेंगे, ये मेरा निकलेगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार स्टार मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ 25 डिवाइडेड बाय
यानी 850 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। सो बाकी सभी को भी हमें ऐसे ही निकालना है, सभी हमारे ऐसे ही कैलकुलेट होंगे। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 850 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। सो ये जो हमें परसेंटेज निकालनी कितनी है, 3%। मैंने इसे सॉल्व किया, आप इसे सॉल्व कीजिए। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 850 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या सॉल्व करके आएगा, 12%। नाउ मुझे 250 डिवाइडेड बाय 850 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 30। ठीक है। एंड देन इसे भी मुझे 500 को भी करना है सेम इसी टाइप से। तो मेरा ये बनेगा कितना, 59। ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से, ये जो मैंने इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाली है, दिस इज 3, 12, 30, 59 एंड 100। क्लियर। ये इसे हम डाटा में यूज़ करेंगे, हम इसे डाटा में अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसी टाइप से मैं फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी का भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्री ए का कैलकुलेट करके बता देती हूँ। नाउ द फैक्ट्री ए। ठीक है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ए का, सिमिलर इसी मेथड से। मेरे पास फर्स्ट में क्या था, क्योंकि ये मेरा एक्स है तो मेरे पास वाई है। वाई हम कितना भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 हो 3 हो, उससे कुछ नहीं है। तो ये वर्कर्स कितने हैं मेरे वर्कर्स, दिस इज 600, 425, 600, 425, 360, 150 एंड देन 65। अब मुझे क्या करना है, सेम इन्हीं फ्रीक्वेंसी का मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF करना है। सो दिस इज 600, ऐड करते जाइए हर फ्रीक्वेंसी को यहाँ तक अप टू, यानी कि इन सभी को ऐड करना एंड देन 1600। अब मुझे क्या करना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट निकाल देती हूँ, क्योंकि इसे मैंने 100 लिया है तो ये 100% है। अगर आपको इसी को भी निकालना है, ठीक है, तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो 600 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बहुत इजी है इन सबको कैलकुलेट करना। दिस इज 85 एंड दिस इज 96। सो ये हमने फैक्ट्री ए का कंप्यूट कर दिया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है फैक्ट्री बी का, और हमारा काम हो गया। मेन हमें क्या ये निकालना होता है, दिस इज अवर एग्रीगेट, यानी हमने एग्रीगेट निकाला परसेंटेज के टर्म्स में। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये ही है, क्योंकि हमें इन्हीं को ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। जैसे हम, क्योंकि ये जो y सीरीज है हमारी, ये हमारे लिए y है, ये हमारे लिए x है, सो ये हमारे लिए क्या है, y है। ठीक है। तो यानी कि हम इन्हें y बोल सकते हैं, या आप ये बोल लीजिए कि मैं इन x को y सीरीज में लिखूंगी और मैं इन्हें x सीरीज में लिखूंगी। ठीक है। y है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसलिए इन्हें कौन सी सीरीज में एक्सप्रेस करूंगी, क्योंकि ये वर्कर्स है, हम हमेशा इन्हें x सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको सीरीज वाइज बता देती हूँ। क्लियर। ये हमारा y सीरीज के लिए है। ठीक है। सो ये हमारा y एक्सेस के लिए है और ये x एक्सेस। अब मुझे सिमिलरली फैक्ट्री बी का भी कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने फैक्ट्री ए का कैलकुलेट किया। अब नाउ द वर्कर्स, कितने हैं वर्कर्स मेरे वर्कर्स, इसमें मुझे गिवन है 500, 450, 480, 220, 150। ठीक है। इनका मुझे CF करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 500, 950, 1430, 1650, 1800। ठीक है। देन क्या, यानी कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालनी है। इसी को मैंने 100 मान लिया। देन इन सभी को 1800 के हिसाब से मुझे लेना है। तो 500 डिवाइड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 बना 28।
आप ऐसे ही सभी का कैलकुलेट कीजिएगा, सेम आएगा जैसा मैंने कैलकुलेट किया है और ये बिल्कुल सही है। क्लियर। अब बात आती है कि हमें इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करना है। हमें ग्राफ में तो पेंसिल से रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको इजीली विजिबल हो। सो मैं आपको पेन से ही सीधा करके दिखा देती हूँ, पैटर्न बता देती हूँ और आपको ग्राफ तो इजीली प्रिपेयर करना आता ही होगा। बस इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें हैं जो मुझे आपको क्लियरली समझानी है। ठीक है, अब देखिए हमें किस तरीके से इनके ग्राफ को प्रिपेयर करना है। अब देखिएगा हमें एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। ध्यान रखिए एक्स एक्सिस है मेरे लिए क्या, वाई होता है। ठीक है, यानी कि ये तो मेरे लिए इंटरवल से वाई सीरीज पे आएगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे मैं वर्कर्स लिख रही हूँ। ठीक है, वर्कर्स का क्या, परसेंटेज के टर्म्स में। इसमें मेन खासियत क्या है लॉरेंज कर्व में जो हमें निकालनी है, देखनी है कि लॉरेंज कर्व का यहाँ से जो स्टार्टिंग होगी, लॉरेंज कर्व की स्टार्टिंग जो होती है ज़ीरो यहाँ से होगी, एक्स एक्सिस की स्टार्टिंग। ये जो ज़ीरो है ये वाई एक्सिस के लिए है। ठीक है, और हमें यहाँ से देखा हमने तो ये वर्कर्स हैं, इन सब का इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि 10, 20, 30 ये सब मैं ले सकती हूँ। तो मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 90 और ये 100। क्लियर। सो ध्यान रखना आपको एक्स एक्सिस का ज़ीरो आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से। ठीक है, अब मुझे वाई एक्सिस क्या हो में हमें क्या लेना है, ये लेना है जो मुझे इनकम गिवन थी, यानी कि मेरा इंटरवल जो कि मुझे गिवन था। अब इंटरवल्स भी मैंने कैलकुलेट, क्योंकि हमने परसेंटेज में निकाला है। सो परसेंटेज में तो हमारा क्या 10, 20, 30 इन सभी के बीच में ही आएगा। सो आप सभी में ये और ये पार्ट जनरली हमारा सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसे इनकम रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज के टर्म्स में। इसे भी मैं यहाँ से तो मैं सेम ही जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। 50, 70, 80, 90 एंड दिस इज 100। क्लियर। सो हमें यहाँ पे क्योंकि ये मैक्सिमम परसेंटेज नहीं है, आप यहाँ तक आपका आएगा, आप इसको बस 100 तक ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इसना आगे ऐसे तो एक्सटेंशन हो सकता है, बट हमने मैक्सिमम इसका अपनी जो परसेंटेज ली है वो 100 ली है। अब मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ से 100 और जो ज़ीरो है इन्हें आप ड्रॉ कीजिए। तो इस लाइन को हम बोलते हैं द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। सो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें सभी में प्रिपेयर करनी है। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर बच्चों, तो ये हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है, इन्हें हम सभी में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसी लाइन से जो भी डेविएशंस हैं उन्हें कंप्यूट करते हैं। अब बात आती है कि हमने अभी तक तो ग्राफ प्रिपेयर ही नहीं किया। सो चलिए अब हम इसमें ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब यानी कि ये जो फैक्ट्री ए का लेती हूँ मैं, सो दिस इज माई, यानी कि 3 है एंड देन माई 37। सो ठीक है, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे, यानी हमारे लिए मैंने 3 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 3 ले लिया एंड देन 37, यानी कि इसके अराउंड मेरा क्या आ जाएगा 37। तो ये मेरा ये फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली मैंने क्या लिया 12 लीजिए, यहाँ आसपास मेरा क्या आ जाएगा 12 एंड देन 12 के बाद कितना लेना है मुझे 64 मुझे लेना है। सो दिस इज माई 64। ठीक है, यहाँ पे मेरा हल्का सा 64, आप क्योंकि आप अपने उसमें से करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। सो दिस इज माई 30 का लेना है मुझे 87, देन 30 का दिस इज माई 87। ठीक है, एंड देन 59 का मुझे कितना लेना है 96,
तो 59 का 96 एंड देन 100, क्योंकि ये 100 का 100 है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एग्जैक्ट 100 इस पॉइंट पे 100 पे ही आएगा। और ये लॉरेंज कर्व जो है ये आपस में इन सब से क्या करना है, मीट करेगा। अब मैं इसे इन पॉइंट्सों को यानी कि फ्री हैंड से पॉइंट्सों को क्या करूँगी, ज्वाइन करूँगी। सो ये मेरे यानी कि फर्स्ट ए का है फैक्ट्री, किसका है, ए का है। नेक्स्ट हम फैक्ट्री बी का करते हैं, मैंने ऑलरेडी किया था। सो आप सभी भी इसे प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में कितना आएगा 28। सो यहाँ पर आएगा हमारा 28, ठीक है। फैक्ट्री बी का ये पॉइंट है। देन 12 का 53, 12 है एंड देन दिस इज माय 53, क्लियर। एंड देन मुझे कितना लेना है अपना 30, यानी कि 30 में 79, तो यानी हल्का सा डिफरेंस सब में आ रहा है पॉइंट्स को, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हैं। एंड देन 59 में मुझे लेना है 92, यानी स्लाइटली है 59 में 92 यहाँ पर, ठीक है। एंड देन हमें कितना लेना है, कि 90 हमारा 6 था तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट आएगा। एंड देन 100 पे 100 मेरा सेम है। सो इन्हीं पॉइंट्स को मैं फ्री हैंड कर्व से क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करता है किसे, मेरा फैक्ट्री बी को। अब देखिए इन सब का क्या मतलब है, ठीक है। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, अगर ये जो कर्व है इन्हें बोलते हैं हम लॉरेंज कर्व। अगर ये लॉरेंज कर्व इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन पर आ जाए, इसका मतलब है कि दोनों ही इक्वल हैं, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। जो जितना दूर होगा वो क्या ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, वो ज़्यादा इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। सो देखिए हमारे लिए क्या है यहाँ पर, यानी इट इज़ द यानी कि कर्व ऑफ फैक्ट्री बी, ठीक है, यानी कि वो एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। तो जो जिसका यानी कि ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा वो ज़्यादा इनइक्वालिटी को कर्व रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप इसमें से देख सकते हैं, तो जिसका कर्व जितना ज़्यादा दूर होगा वो ज़्यादा इनइक्वालिटी को हमें रिप्रेजेंट करेगा। आप इन्हें और अच्छे से, ठीक है, प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना। समझ में आया, जितना ज़्यादा जिसका डिफरेंस है ज़्यादा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनइक्वालिटी को। सो हमने तो ये लॉरेंज कर्व क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया है और इसका इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपको क्योंकि यहाँ पे मैंने ये रफली प्रिपेयर किया है, आप एक बार उसको अपने इसमें एग्जैक्ट प्रिपेयर कर लेना। सो इंटरप्रिटेशन में क्या है कि जिस कर्व का जो कर्व इस डायगोनल लाइन से जितनी दूरी पर है वो यानी कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ज़्यादा ग्रेटर इनइक्वालिटी। सो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख देती हूँ, यानी कि क्या है हमारे लिए फार्दर डिस्टेंस होगा, ठीक है। फार्दर डिस्टेंस है फ्रॉम किस में से, यानी हमारा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन से जितना फार्दर डिस्टेंस है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर इनइक्वालिटी, यानी कि हमारी ज़्यादा इनइक्वालिटी को, क्लियर बच्चों। सो अब देखिए थोड़ा सा बस मैं आपको यहाँ पे इसका मेरिट्स और डीमेरिट शॉर्ट में ही बता देती हूँ। देखिए, ठीक है, क्योंकि मेरिट्स हैं तो मेरिट्स डीमेरिट्स की, ताकि आपको एक ही पेपर पे हर चीज़ मिल सके, ठीक है। देखो मेरिट्स क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी है। सो ये काफ़ी इजी है, क्लियर। और ये कन्वीनियंट है हमारा कंपैरेटिव स्टडी में। तो हम क्योंकि देखिए हमने अभी देखा फैक्ट्री ए को फैक्ट्री बी से हमने कंपेयर करने में भी कंपैरेटिव स्टडी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है कि ये अट्रैक्टिव है, इजी है, अट्रैक्टिव है, इफेक्टिव है, यानी कि और बहुत इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो हम बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्राफ को देख के बहुत जल्दी बता सकते हैं कि
किसने प्रोग्रेस की है या किसकी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। पर डीमेरिट्स भी कह सकते हैं क्या, क्योंकि सबका क्यूमुलेटिव निकालना, देन उनका परसेंटेज करना, सो ये हमारे लिए क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है बोल सकते हैं। और ये देखा जाए तो हमने इसमें क्या किया, कुछ नहीं, इसमें हमने इनइक्वालिटी निकाली है, मेजर कैलकुलेशन नहीं है। सो ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देता, सो इट डज नॉट गिव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सो डज नॉट गिव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देता। सो आपको मैंने लॉरेंज कर्व का कंसेप्ट इजीली समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए आपको कहाँ दिक्कत है, कहाँ डाउट आ रहे हैं। ठीक है, इस लॉकडाउन के टाइम में ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव आप लोगों की हेल्प करने के लिए है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।